नमस्कार दोस्तों, जीडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7th एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर सेकंड दक्षिण भारत के राज्य। ईस्वी से 800 एडी से 1200 एडी तक। पहले इंडिया का मैप ले लेते हैं। प्राय दक्षिण भारत की शुरुआत कहां मानी जाती है? यहां बिंद पर्वत श्रृंखला और इसी के नीचे दक्कन है। इसको यहां से नीचे दक्षिण भारत की शुरुआत मानी जाती है। अब इस पूरे विशाल देश में, भारत में, आप ये देखिए कि जैसे प्राचीन काल में ये अलग अलग हुआ करते थे, अब नहीं रह गए। अब इन दोनों के बीच में संपर्क स्थापित होने लगा। और संपर्क स्थापित होने के तीन कारण कौन कौन से थे? नंबर 1, दक्षिण भारत के जो राज्य थे वो उत्तर की ओर अभियान करने लगे, गंगा नदी घाटी की तरफ। एक कारण ये हुआ। दूसरा कारण, जो दक्षिण भारत का धार्मिक आंदोलन था वो उत्तर भारत में लोकप्रिय होने लगा। तीसरा कारण क्या था? उत्तर भारत के जो ब्राह्मण थे उनको दक्षिण भारत की तरफ आमंत्रित किया जाने लगा। ये तीन कारण ऐसे थे जिसकी वजह से अब ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत नजदीक आ रहे थे। अब आते हैं आगे। इसी समय राष्ट्रकूट, जो कि इस साइड में थे, राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार, इन तीनों वंश, पाल पूर्वी भारत में थे और प्रतिहार पश्चिमी, मध्य भारत और पश्चिमी भारत में थे। इन तीनों वंश का जो डायनेस्टी थी, कन्नौज के लिए संघर्ष होने लगा। अब इधर उत्तर भारत की तो बात, यहां पे कन्नौज के लिए संघर्ष होने लगा। अब इसमें राष्ट्रकूट को लेते हैं हम, चूंकि दक्षिण भारत की तरफ चल रहे हैं। राष्ट्रकूट का भी संघर्ष हुआ, लेकिन अब राष्ट्रकूट उत्तर भारत में भी संघर्ष कर रहे थे, अब दक्षिण भारत में भी संघर्ष कर रहे थे। दक्षिण भारत में किसके साथ? चोलों के साथ। यहां तक अब यहां पर चोल आ गए। दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली अब यहां पे चोल शासक हो गए। आगे चलते हैं चोल वंश की तरफ। पहले हम चोल साम्राज्य की लोकेशन देख लेते हैं। चोल साम्राज्य यहां से लेकर यहां तक पूरा ये चोल डायनेस्टी है। शुरुआत में तंजौर से, जो कि इसमें तमिलनाडु में पड़ता है, यहां से इन्होंने अपना साम्राज्य शुरू किया, धीरे धीरे एक्सपेंड किया। और इनकी स्थापना, चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी। विजयालय 846 से 871 एडी। सबसे पहले इसी ने यहां तंजौर है, सबसे पहले इसी ने तंजौर को जीता और तंजौर से फिर धीरे धीरे अपना एक्सपेंड किया, चोल डायनेस्टी की स्थापना की। चोल साम्राज्य में मेनली 3 शासक और माने जाते हैं जो कि प्रतापी थे। एक परांतक फर्स्ट, राजराज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट। ये तीनों के बारे में अभी हम पूरा डिस्कस करें। बाकी और शासक जो थे चोल साम्राज्य में वो इतने शक्तिशाली नहीं माने जाते हैं। इन चारों के बारे में क्या क्या इन्होंने किया उसकी अभी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। परांतक के बारे में आ जाते हैं। परांतक
907 से 955 एडी तक इसने शासन किया। इसने मदुरै कोंड वन की उपाधि धारण की। मदुरै कोंड वन यानी मदुरै का विजेता। ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा जा चुका है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं डिस्कस भी कर दिया करता हूं कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए, कौन से उसमें पूछा गया था मदुरै कोंड वन की उपाधि धारण करने वाला कौन सा चोल शासक है, परांतक। ठीक है, अब हम आते हैं परांतक ने और क्या किया। परांतक को कृष्णद्युति ने, जो कि राष्ट्रकूट शासक था, उसने इसको हरा दिया। बहुत झल्लाट हुई इसने। अब उसने ये निश्चय किया कि हम युद्ध में तब तक नहीं जीत सकते हैं जब तक कि हम अपने अंदर से शक्तिशाली न हो, और अंदर से शक्तिशाली तब होंगे जब हमारी जनता शक्तिशाली होगी। हमारी जनता तब शक्तिशाली जो उनको पर्याप्त भोजन मिलेगा। अब वो पर्याप्त भोजन की उसमें लग गया कि पर्याप्त भोजन क्या किया जाए, तो कृषि के विकास के लिए उसने बहुत सारे वर्क किए। सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया, तालाब खुदवाए, नहरें खुदवाई, तमाम व्यवस्था किया उसने सिंचाई इन सब के लिए। यानी खाद्यान्न का भरपूर मात्रा में उत्पादन होने लगा। अब खाद्यान्न का उत्पादन होना तो व्यापार भी होने लगा। जब व्यापार होने लगा, उनके पास धन भी आने लगा। अब ये आंतरिक रूप से बहुत स्ट्रांग होने लगे। यही परांतक की सोच भी थी कि हम आंतरिक रूप से इतनी स्ट्रांग हो जाएं ताकि हम युद्ध लड़ने की स्थिति में रहें। यहां तक ये परांतक का कार्य था। अब आगे चलते हैं अगले शासक की तरफ। अब आगे चलते हैं, राजराज फर्स्ट के बारे में बताते हैं। राजराज फर्स्ट 985 से 1016 एडी तक इसने शासन किया चोल साम्राज्य पर। बहुत कुशल सैन्य संचालक था ये। इसने अनेक युद्ध किए। इसने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया, मालदीव पर भी आक्रमण किया, समुद्र तटीय व्यापार भी किया। इस व्यापार से काफी धनवान भी चोल डायनेस्टी हो गई उस समय। इसने पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध मजबूत किए। अब पश्चिम एशिया के लोग इधर चोल पीरियड में यहां पर आने लगे, अरब व्यापारी यहां पर आने लगे, और यहां पर जब वो आने लगे तो यहीं पर बस गए, यहीं पर विवाह किया और सब कुछ यहां पे संपन्न हुआ उनका। और ये जो व्यापारी थे, फिर ये व्यापारी फिर पश्चिम एशिया से व्यापार करने लगे। तो इस वजह से ये पूरा का पूरा जो चोल साम्राज्य था व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत मजबूत हो गया। धन की कोई कमी नहीं रही, सशक्त हो गया चोल साम्राज्य इस समय, तो राजराज फर्स्ट के समय में। अब आगे चलते हैं अगले शासक की तरफ। इसका लड़का राजेंद्र था। राजेंद्र, इसने 1016 से 1044 एडी तक इसने शासन किया। यह भी बहुत प्रतापी था। यहां पे नहीं दिलाई पड़ा हुआ तो मैं मिटा देता हूं, यहां पे लिख देता हूं राजेंद्र। यह भी बहुत प्रतापी था। इसने उत्तर अभियान किया गंगा घाटी की तरफ, उत्तर को। उसके बाद में इसने श्री विजय साम्राज्य पर आक्रमण किया, उसको हासिल किया। क्यों? यहां से व्यापार हो रहा था। अब व्यापारियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान किया। अब यहां से भी व्यापार होने लगे, यानी धन धान्य से और परिपूर्ण होने लगा चोल साम्राज्य। ये इसका राजेंद्र का वर्ग था। इस और चोल काल में एक बात और आती है कि व्यापारियों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण थी। वो सैन्य शक्ति को तो मानते ही थे, लेकिन वो सैन्य शक्ति सुदृढ़ कैसे होगी? अर्थ से, यानी धन से। धन कहां से आएगा? व्यापार से आएगा।
ये बात वो भली भांति जानते थे। इस कारण से व्यापार और व्यापारियों की सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान देते थे और विदेशों से संबंध भी स्थापित करते थे। जैसे 1077 में उन्होंने 72 व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल चीन में भेजा ताकि वो बातचीत करके वहां से हमारा संबंध स्थापित हो सके और व्यापार सुदृढ़ हो सके। ये व्यापार के संदर्भ में बात हुई थी। अब यहां के बाद हम यहां तक पूरा इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं चोल की शासन व्यवस्था के बारे में। शासन व्यवस्था राज्य बटा था किसमें? बलनाडु में। बलनाडु बटा था नाडु में। ये हुआ प्रांत, ये हुआ जिला। नाडु बटा था गांव में। ये चोल का शासन व्यवस्था था। अब गांव में समितियां थी, उर नामक समिति थी। उर और सभा, उर और सभा गांव में हुआ करता था। जो चोल काल की शासन व्यवस्था थी वो उस समय की अद्वितीय शासन व्यवस्था थी पूरे विश्व में। और आज जो हम पंचायती राज सिस्टम हमने गांव में लाया है, वो पंचायती राज सिस्टम कहीं ना कहीं इस चोल से प्रेरित है, जो यहां पे अभी मैं बताने जा रहा हूं कि पंचायती राज सिस्टम उनका क्या था। जब गांव में उर और सभा हुआ करती थी तो इस सभा में कुछ समितियां भी होती थी। समिति इस सभा के कुछ सदस्य हुआ करते थे जिनका चुनाव हुआ करता था, और जो सदस्य हुआ करते थे फिर ये सभा समिति तैयार करती थी। वो समिति गांव में जैसे तोट्टवारियम, एरिवारियम, पोन्नवारियम, ये सब समितियां थी। ऐसे बहुत डिटेल्स है। तो वो समितियां स्पेशल काम देखती। जैसे गांव में सड़क निर्माण के लिए एक अलग समिति थी, जल व्यवस्था के लिए सिंचाई व्यवस्था के लिए एक अलग समिति थी, वन पेड़ पौधे लगाने के लिए एक अलग समिति थी, बागान वगैरह लगाने के लिए अलग समिति थी। इस प्रकार की समितियां हुआ करती थी। अब इस सभा के जो सदस्य हुआ करते थे, सदस्य कौन होते थे? सदस्य वो होते थे, उनका चुनाव लॉटरी सिस्टम से होता था। जो ऐसे व्यक्ति पहली बात नॉमिनेट होते थे कि भाई ये इलेक्शन लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे? उनके पास पक्का मकान होना चाहिए, वो भूस्वामी होने चाहिए, उनके ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस नहीं होने चाहिए। तो फिर उनका नाम ले लिया गया। उनका नाम एक पीतल की गगरी थी, उसमें डाल दिया गया। ऐसे जितने भी योग्य लोग थे सबका नाम पीतल की गगरी में डाल दिया गया। फिर एक नन्हे से बालक से कह दिया जाता था कि भाई इसमें से एक पर्ची उठाओ। तो एक पर्ची निकालता था, उसका नाम पढ़ा जाता था, तो वो व्यक्ति बन जाता था उस सभा का सदस्य। ऐसे कई सदस्य हुआ करते थे। ये हुआ आपका शासन व्यवस्था चोलकालीन। अब चोल के समय चोलों की राजधानी क्या थी? शुरुआत में इनकी राजधानी तंजौर थी, बाद में चल के ये कांचीपुरम हो गई। उसके बाद कुछ समय के लिए ये राजधानी इन लोगों की गंगैकोंड चोलपुरम भी हुआ करती थी। शुरुआत में तंजौर प्रारंभ में, बाद में कांचीपुरम हो गई बाद में राजधानी। फिर गंगैकोंड चोलपुरम, गंगैकोंड चोलपुरम कुछ समय के लिए यह भी राजधानी हुई थी।
ये चोलकालीन पूरी शासन व्यवस्था है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं चोलकालीन समाज के बारे में। राजा, राजदरबार और दरबारी के अतिरिक्त चोल काल में दो व्यक्तियों को बहुत महत्व दिया जाता था। नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 व्यापारी। क्यों भाई इन दोनों को महत्व दिया जाता था? ब्राह्मणों को उनकी विद्वता के काम महत्व दिया जाता था और व्यापारी को उनके व्यापार के काम महत्व दिया जाता था। अब ब्राह्मण वर्ग को जो भूमि उस समय दान में दी जाती थी उसको ब्रह्मादे भूमि कहा जाता था। ब्रह्मादे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसमें, ध्यान दीजिएगा। और जो इससे पहले मैंने बताया 1077 एडी में 72 व्यापारियों का प्रतिनिधि मंडल भेजा गया था, वो भी आईएएस में पूछा जा चुका है। गंगैकोट चोलपुरम भी पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं इस चैप्टर में, लगातार मैं बताता भी जा रहा हूं। बीच बीच में कहीं हो सकता न बता पाया हूं, लेकिन आप मेंशन कीजिएगा, वो चेक कीजिएगा, वो क्वेश्चन आए हुए हैं आईएएस में, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। ब्रह्मादे भूमि ब्राह्मणों को दी जाती थी। अब व्यापारियों को, व्यापारी में व्यापार के कारण उनको ज्यादा महत्व दिया जाता था, क्योंकि वही धन आगमन के स्रोत हुआ करते थे व्यापार के द्वारा। अब इन व्यापारियों ने, ये तो ब्राह्मण को हो गया, ब्राह्मण को दे दिया गया। व्यापारियों ने अपना एक संगठन बनाया। व्यापारियों ने जो संगठन बनाया उसका नाम था मणिग्रामम। यह भी क्वेश्चन आईएएस में आया हुआ है। मणिग्रामम संगठन किन लोगों के द्वारा बनाया गया? व्यापारियों के द्वारा। अब ये अपना संगठन के द्वारा व्यापार करने लगे। अब ये चोलकालीन समाज के बारे में छोटी सी जानकारी थी उसमें, वो मैंने आपको बताया। अब आगे चलते हैं। चोलकालीन मंदिर, चोलकालीन मंदिर अत्यंत वैभवशाली हुआ करते थे, आज भी हैं जीवंत अवस्था में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर आज भी आप देखेंगे तो लगेगा कि 1000 साल होने को है, लेकिन एज जैसे ही उसका स्थापत्य विद्यमान है। अब ये मंदिर धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों के केंद्र भी बन गए। जो सामाजिक गतिविधि थी वो भी उसी के प्रांगण में होने लगी, और जो स्थानीय व्यक्ति थे, विद्वान व्यक्ति थे, ब्राह्मण व्यक्ति थे, उनको अध्यापक नियुक्त किया जाने लगा। ये काम मंदिर के द्वारा होने लगा। और मंदिर का स्थापत्य क्या होता था? एक गर्भगृह है, ये गर्भगृह हुआ। इसके किनारे जब और आगे बढ़ने लगे तो ये हाल हुआ, जब भीड़ बढ़ने लगी, लोगों का विश्वास ज्यादा जगने लगा, तो चूंकि किनारे किनारे लोग खड़े भी होंगे, इसके लिए एक हाल हो गया ताकि लोग खड़े रह सकें। अब ये पूरा एक चारदीवारी से घिरा रहता था, यानी बाउंड्री कह सकते हैं आप, बाउंड्री के द्वारा घिरा रहता था। अब फिर इस मंदिर में प्रवेश के लिए बाहर की तरफ एक दरवाजा लगा रहता था। ये तो चारदीवारी हो गई। ये प्रवेश द्वार हो गया। प्रवेश द्वार, इस प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था। यह भी पूछा जा चुका, गोपुरम मंदिर के किस भाग को गोपुरम कहा जाता है? प्रवेश द्वार को। यह आपका चोलकालीन मंदिर का स्थापत्य हुआ, और प्रत्येक गांव में मंदिर हुआ करते थे, प्रत्येक नगर में मंदिर हुआ करते थे, और चोल शासकों के द्वारा जो मंदिर बनवाए जाते थे वो भव्य विशाल हुआ करते थे। ये यहां आपका
आगे आगे फिर चलते हैं। चोलकालीन शिक्षा में कुछ थोड़ा सा है, उसमें कम्मन का रामायण तमिल भाषा में अनुदित किया गया। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है आईएएस में। कम्मन का रामायण तो चोल काल में किसने तमिल भाषा में रामायण लिखी? कम्बन ने। ठीक, इसी से पंप पोन्नरन 3 तमिल साहित्य के श्रेष्ठ साहित्यकार माने गए, त्रिरत्न माने गए। इनका भी बड़ा नाम होता है अपनी श्रेष्ठ रचनाओं के कारण। इसके बाद हम आ जाते हैं चोलकालीन दर्शन पर। इस काल में 2 दार्शनिक हुए, शंकराचार्य और दूसरे रामानुजाचार्य। इन्होंने जो अपनी फिलॉसफी दी उसको कहते हैं अद्वैतवाद। इन्होंने ये कहा पूरी विश्व की सत्ता एक जगह से संचालित होती है, यानी ईश्वर से संचालित होती है, और ज्ञान के द्वारा ही ईश्वर को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये शंकराचार्य का दर्शन था, ज्ञान के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति संभव है। इन्होंने कहा, इनका तो दर्शन क्या था? इनका दर्शन था विशिष्टाद्वैत। ये 9वीं शताब्दी में थे और ये 11वीं शताब्दी में थे। इन्होंने कहा ईश्वर की प्राप्ति भक्ति और प्रेम के द्वारा संभव। भक्ति और प्रेम के द्वारा, भक्ति और प्रेम के द्वारा, और ये ज्ञान के द्वारा। भक्ति और प्रेम के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति संभव है, ये इन्होंने कहा रामानुजाचार्य में। इस प्रकार हम देखते हैं चोल काल में दर्शन हो, स्थापत्य हो, व्यापार हो या साम्राज्य विस्तार हो, इन सब में चोल काल दक्षिण भारत का बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित हो गया। उस समय 8वीं से 12वीं शताब्दी के आसपास, यानी 9वीं से 12वीं या 13वीं तक, 13वीं शताब्दी तक तो आते आते चोल डायनेस्टी समाप्त हो गई। ये दक्षिण भारत का बहुत बड़ा साम्राज्य हो गया। और यहां पर इस चैप्टर को हम एंड करते हैं। इस जो जितना कुछ था इसमें बताने का, सारा कुछ अपने तरफ से ऐड भी करते हुए और क्वेश्चन बताते हुए भी हमने पूरा बता दिया। आज का यही चैप्टर एंड होता है। फिर नेक्स्ट कल को किसी अगले चैप्टर की तरफ हम बढ़ते हैं। धन्यवाद।